श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक और हत्याकांड, लिव इन पार्टनर की हत्या करके दीवान में छिपाई लाश को बाइक पर फर्श बाजार से लेकर गए करावल नगर। सेलमपुर में एक सौतेले पिता ने 13 साल की बेटी से किया दुष्कर्म, किसी को बताने पर दी जान से मारने की धमकी। शिकायत पर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। जगतपुरी से लापता 2 बच्चे ग्वालियर से बरामद। 14 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने सुलझाया मामले को। पूर्वी दिल्ली के अस्पताल में डीएमएस को सीबीआई ने पकड़ा। फर्जी पर्चा बनाने के आरोप में किया था गिरफ्तार। अस्पताल के फुटेज देखने के बाद हुआ मामले का खुलासा। सीबीडी ग्राउंड पर हुआ सीसीएन की खबर का असर। कई सालों से टूटी सड़कों की हुई मरम्मत, जनता ने जताई खुशी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक और हत्याकांड सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से प्यार का अंजाम लड़की के खूनी अंत के रूप में हुआ है। मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करावल नगर इलाके का है, जहां एक युवक पर आरोप है कि उसने शादी का दबाव बनाने पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। उसकी लाश को कई घंटों तक घर के एक कमरे में दीवान में छिपा कर रखा। फिर रात के समय लाश को दोस्त के साथ में बाइक पर ले जाकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने आरोपी युवक की बहन 29 साल की है, जिसका नाम पारुल है। मुख्य आरोपी विनीत और उसका बाइक वाला दोस्त अभी भी फरार है। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय तिर्की ने बताया कि 12 अप्रैल की रात 10:40 पर करावल नगर थाना इलाके के महालक्ष्मी विहार से एक 25 साल की महिला की लाश पड़ी मिली थी। जांच करने पर उसकी पहचान उत्तराखंड निवासी रोहिना नाज के रूप में हुई। उसकी गला घोट कर हत्या की गई थी। हत्या का केस दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर पता चला 2 लोग बाइक पर लाश को ठिकाने लगाकर गए थे। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने पारुल तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पारुल ने पूछताछ में खुलासा किया कि विनीत और रोहिना 4 साल पहले घर से भाग गए थे। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और इस बीच 2019 में विनीत और उसके पिता विनय पवार बागपत में एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गए। विनीत नवंबर 2022 में जमानत पर छूटा था, तो रोहिना उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। इस पर पहले तो विनीत और पारुल ने रोहिना को बेचने का फैसला किया था, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो फिर 12 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी गई। उसने रोहिना के शव को कमरे के दीवान में छिपा दिया। देर शाम विनीत ने अपने सहयोगी को बुलाया। दोनों बाइक पर लाश को बीच में बिठाकर फर्श बाजार के करावल नगर इलाके में ले गए, जहां शव फेंकने के बाद में वापस आ गए और पारुल हत्या में भी शामिल थी। उसे 1 साल छोटा है विनीत, 28 साल का, और उसने बताया कि कैसे किया और कैसे दीवान में पूरे दिन छुपा के रखा। पहले इनका जो फ्रंट रूम है, ड्राइंग रूम, उसमें एक बड़ा सा दीवान है। दीवान के बाईं तरफ हिस्से में वहाँ उसको छुपा के रखा हुआ था और फिर शाम को निकाला और कैसे इसको लेके गए। रास्ता बीच में ये लोग पतली पतली गलियों से निकल के और फिर जाके बॉडी को उन्होंने फेंका। उसके बाद तो वो गांव चला गया। ये जो पारुल को भी पकड़ा हमने, उसके भी पीछे एक कहानी है कि ये जो घर था, फिर इनको लगा कि ये तो ठीक नहीं है, मर्डर हो गया इसमें, तो दे वांटेड टू शिफ्ट। तो इसने 7 किलोमीटर दूर एक क्रांति नगर नाम की जगह है कृष्णा नगर में, तो वहाँ इसने कमरा किराए पे लिया और शिफ्ट हो गई। तो कल हमारे इंस्पेक्टर चरणपाल वहाँ गए तो पता लगा कि वो तांगे में लेके गई है। तो तांगे की ढूंढाई हुई, तांगा कहाँ मिलेगा, तो लूनी बॉर्डर में तांगा स्टैंड है, वहाँ जाके तांगे वाले को ढूंढा, उसको एक्चुअली कुछ पिलाया विलाया खिलाया, फिर वो तैयार हुआ। फिर वो जाके उसने पॉइंट आउट किया घर कि जी इस घर के बाहर मैंने तांगा रोका था। तो फिर दरवाज़ा खटखटाया तो पारुल ने खोला। इस तरह से पारुल को पकड़ा। तो फिर उसने सारी कहानी बताई। अब सारी टीमें हमारी बागपत में रेड कर रही हैं जगह जगह पे। ये मिल जाए विनीत तो फिर आगे की कहानी खुली। सर, हत्या करने के बाद इसमें कितने घंटे तक दीवान के पीछे दुबका कर रखा, कितने घंटे बाद फिर ले जाके लाश को बाहर? देखिए, एक ही दिन की बात है ये। मेरे ख्याल 11 और 2:30 बजे के बीच के इंसिडेंट है। तब उसने इसका गला दबाया होगा और उसके बाद ही दीवान के अंदर डाल दिया था।
फिर शाम को क्योंकि पारुल के बच्चे भी हैं, उनसे छुपाना था, तो शाम को फिर वो निकाल के फिर उन्होंने डिस्पोज। तो वहीं दिल्ली के सीलमपुरी इलाके में एक शख्स ने पिता बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें कि सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया, कई बार घर के अंदर उसके साथ दुष्कर्म किया, किसी को भी कुछ बताने पर काटने की धमकी देने लगा। 13 साल की पीड़िता की शिकायत पर सीलमपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को दुष्कर्म पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़िता अपने परिवार के साथ में दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र में रहती है। 7 साल पहले उसकी मां ने पति को तलाक देकर दूसरे शख्स के साथ शादी कर ली थी। पीड़िता के परिवार में मां और एक छोटी बहन और सौतेला पिता भी है। आपको बता दें कि पीड़िता इलाके के एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। दिसंबर 2022 को पीड़िता की मां छोटी बहन के साथ बाजार से सामान लेने गई थी। पीड़िता अपने सौतेले पिता के साथ घर पर थी। आरोप है कि उसी दौरान उसने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया, किसी को कुछ भी बताने पर हत्या की धमकी दी। साथ ही आपको बता दें कि पीड़िता बुरी तरह से डर गई थी और चुप भी रही। उसके बाद जब भी बेटी घर पर अकेली होती उसके साथ दुष्कर्म किया करता था। जब पीड़िता गुमसुम रहने लगी तो मां ने दबाव डालकर जब इसकी वजह पूछी तो पीड़िता ने सौतेले पिता की करतूत बता दी। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता को काउंसलिंग करवाई और बाद में मेडिकल करवाकर FIR दर्ज करवाई है। शारदा जिले के जगतपुरी थाना पुलिस ने 14 अप्रैल को लापता हुए 2 बच्चों को ग्वालियर से बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि करीब 10 साल और 16 साल की किशोरी घर नहीं लौटे हैं, इलाके से लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता के घर के पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी जांच की गई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के DMS और CTVS सर्जन डॉक्टर अजीत जैन को एक वांछित अपराधी पंजाबी बाग के रहने वाले रमेश सनक का पर्चा बनाने के आरोप में हरियाणा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें कि आरोपी की हरियाणा पुलिस को पिछले 6 महीने से तलाश थी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अजीत जैन ने फार्मेसी मीनू के कहने पर रमेश नामक व्यक्ति का पर्चा बनाया था और फार्मेसी मीनू के कहने पर ही दवाई दी थी। उसी पर्चे को रमेश ने कोर्ट में दाखिल करके उसे राहत मिल गई है। इस मामले में पुलिस की टीम ने राजीव गांधी हॉस्पिटल आकर डॉक्टर अजीत जैन से बात की और पूरे मामले की पूछताछ की। तो डॉक्टर अजीत जैन से पूछा। टीम ने अस्पताल के CCTV कैमरे भी खंगाले। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अजीत जैन ने पुलिस को बताया कि उनकी फार्मेसी में काम करने वाली मीनू ने उन्हें कॉल करके कहा था कि मेरा जानने वाला कोई है जिसे तकलीफ में है, और मीनू खुद ही OPD का पर्चा बनाकर लेकर आई थी, जिस पर डॉक्टर ने फार्मेसी के कहने पर दवाई लिख दी थी। CBD ग्राउंड के पास बनी सड़क कई सालों से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन लोग चोटिल हो जाते हैं, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए और साथ ही डामर भी उखड़ गया है। ऐसे में राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों ने टूटी सड़कों की मरम्मत कराने के लिए कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बदहाल सड़कों के कारण लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। CCN लाइव ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद इस सड़क की परेशानी बताई गई थी और CCN लाइव की बैठक प्रोग्राम का असर हो रहा है और सड़क भी बन गई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। हर हफ्ते हम बैठक प्रोग्राम में अलग अलग जगह और अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। इसी के चलते CBD ग्राउंड के बाहर वाली सड़क का भी मुद्दा विश्वास नगर की जनता ने उठाया था, जो कि सड़क अब बन गई है, जिसमें जनता में खुशी की लहर देखने को मिल रही। इस CBD ग्राउंड की सड़क जो कई साल से अब तक बनी नहीं है, उसमें इतने गड्ढे हैं कि रोज़ स्कूटी वाले गिरते हैं। डेली पैदल चलना वहाँ तो दूभर हो गया। पेट्रोल पंप के बाहर मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से अब तक वहाँ पे कीचड़ ही जमा रहती है। वो उस कीचड़ का निवारण आज तक नहीं हुआ। लीला होटल के पास वो कम से कम तो 8-10 साल से वो सड़क टूटी हुई है। वहाँ पार्क में जाने वाले आदमियों को कीचड़ मसन के जाना पड़ता है और गर्मियों में इतनी धूल मिट्टी होती है, आदमी को मुंह बांध के जाना पड़ता है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही। राजधानी में कुल 1603 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं संक्रमण दर 26% से भी ऊपर पहुंच गई है। वहीं पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से हमने बात की। डॉक्टर्स का कहना है कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है और केस में भी जो है इजाफा हो रहा। हालांकि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हॉस्पिटल में एडमिशन कम हो रहे, जिसके चलते हॉस्पिटल में एडमिशन की संख्या कम है और लोगों की इम्यूनिटी भी पहले के मुकाबले काफी अच्छी है। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो है वो कोरोना के केसेस भी अब बहुत ज्यादा सामने आते जा रहे हैं। कई हजारों में दिल्ली में जो है वो कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है
और हम ये हर बार देखते हैं कि जब कोरोना अचानक से बढ़ने लगता है तो कितनी तेजी से ये लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। वैसे दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का स्तर काफी अच्छा है और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो लोग कुछ हद तक कोरोना के एक्सट्रीम डिजीज से जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वैक्सीन एक बार भी लगी हुई है तो ये आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोरोना की जो एग्रेसिवनेस है या उसकी जो सिवियरिटी है वो डेफिनेटली आपके अंदर जो है वो कम आएगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो अब वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत खत्म हो गई है। तो अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई है तो आपको डेफिनेटली लगा लेनी चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे समय में अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको एक बार कोरोना हो गया है या आपने वैक्सीनेशन लगा ली तो इसका मतलब कभी आपको कोरोना नहीं होगा। जो वैक्सीनेशन लगी थी 1 साल पहले, अब उसमें हमारे बॉडी में इम्यूनिटी कम हो चुकी है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप मास्क पहनिए जब भी आप जो है वो पब्लिक प्लेस में निकल रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए। आपको अपनी प्रोटेक्शन जरूर जो है वो रखनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मशीन पीपीपी मॉडल पर लगाई जाएगी। मशीन लगाने वाली कंपनी अस्पताल के मरीजों का CGHS रेट पर सीटी स्कैन करेगी। आपको बता दें कि वहीं MS रजनी खंडेवाल ने भी बताया कि पीपीपी मॉडल पर सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं सीटी स्कैन मशीन लगने के बाद मरीजों को काफी राहत भी मिलेगी। स्वामी दयानंद अस्पताल में एक तो CT स्कैन की मशीन जल्दी ही लग जाएगी जो कि PPP मोड पर होगी। उसमें CGHS से भी लोअर रेट पर पेशेंट को CT स्कैन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। दूसरी जो है मशीन वो है, हम डायलिसिस यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। 10 बेडेड डायलिसिस होगी और यूनिट होगी, ये भी PPP मोड पर होगी और इसमें भी CGHS की रेट पर जो भी मरीज होंगे उनको डायलिसिस की सुविधा STN हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। जो भी कंपनी आएगी टेंडर के बाद L1, उसको हम जगह देंगे, पानी और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन देंगे, वो अपनी मशीन लगाएंगे और मरीजों को डायलिसिस और CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो क्या ये जो भी टेस्ट होंगे वो मुफ्त में नहीं किए जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ? 10% मरीजों को मुफ्त में किए जाएंगे। उसके बाद जो चार्जेस होंगे वो किस तरीके से? चार्जेस मार्केट रेट से देखा जाए तो उससे बहुत कम होंगे। CGHS की जो रेट है उसके बराबर या उससे थोड़े कमी पर ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। CT स्कैन की मशीन पहले चल रही थी पर किसी कारणवश यह सुविधा बंद हो गई थी। इसे पुनः हमने शुरू करने के लिए इसका टेंडर हो गया है और जो L1 कंपनी है वो भी नोटिफाई हो गई है। तो कब तक उम्मीद है की जा रही है कि यहाँ पे जो लोग सुविधा उठा पाएंगे इसकी? 1 महीने में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। तो किस जगह पे मैम ये इंस्टॉल की जाएगी? कुछ अभी एरिया भी डिसाइड हो? एरिया लोकेशन डिसाइड हो गई है। CT स्कैन तो जहाँ पहले होता था वहीं पर होगा और डायलिसिस जो जहाँ पर अभी कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा था उस जगह पर होगा। महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली के श्रमिकों और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने अकुशल और अर्धकुशल और साथ ही कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाने का आदेश जारी किया। इस मसले पर हमने श्रमिकों से बात की तो उनका कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है। महंगाई लगातार बढ़ रही है जिससे हमें काफी राहत भी मिलेगी। वहीं फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन को बढ़ाया गया, जिससे हमारे ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, हमें रेवेन्यू भी कम मिलेगा, इंडस्ट्री पर भी नुकसान की मार पड़ेगी। पहले तो जी जो नियम लगाए हैं हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आजकल के माहौल के हिसाब से जो नियम लगे हैं इसमें अनस्किल्ड में रिवेट ये बढ़ाया है 442 रुपीज़ 17,234 किया है और सेमी स्किल्ड में किया है 18,499 की जगह 18,993 किया है और स्किल्ड में किया है 20,357 की जगह 20,903। हम दिल्ली सरकार के जो लगाया इसमें उनका त्यौहार है, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है व्यापारी भाइयों के लिए। आज के मौजूदा हालात बहुत अच्छे व्यापारियों के लिए नहीं है। इसमें सब इंडस्ट्रियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं।
इस समय ये लगाना तो आज के माहौल के हिसाब से अनुचित नहीं है, पर आजकल की जो महंगाई जिस हिसाब से थोड़ा ठीक भी लगता है। मेरे हिसाब से फ़ायदेमंद कम है, नुकसानदायक ज़्यादा है, व्यापारी के हित में भी, इंडस्ट्रीज के हित में भी और लेबर के भी हित में। उसका एक रीज़न है, अभी 6 महीने पहले 1/10/2022 को गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए थे, उसके बाद अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि रेट फिर 500-700 रुपये के करीब इंक्रीज़ कर दिए हैं। जो पहले 18,499 थे वो 18,993 कर दिए। जो स्केल के उसके थे मशीन मैन के 20,357 थे, वो अब बढ़ाकर 20,903 कर दिए। प्लस जो ग्रेजुएट के थे 22,146 22,744 रुपये कर दिया। इससे नुकसान सबसे बड़ा इंडस्ट्री को प्लस लेबर को क्यों है? हमारी इंडस्ट्री यहाँ से माइग्रेट कर जाएगी, क्योंकि हमारे ही बराबर की स्टेटों में दोनों में 9,000 रुपये के करीब अप्रोक्सीमेट रेट है। आप 9,000 की जगह 18,000 या 19,000 रुपये रेट दिलवाओगे तो कौन इंडस्ट्री यहाँ चलाएगा? ये तो बढ़िया बात है कि पैसे बढ़ जाएगी तो गरीबों के लिए तो बढ़िया है ना। महंगाई है उससे तो बहुत दिक्कत होती है, पैसे कम है जी, उतने तो बढ़ते नहीं है, लेकिन जो मिल जाए वही बहुत है। सैलरी तो बहुत कम है बैंकट में, तो हमारी बढ़नी चाहिए सैलरी। नहीं किसी से नहीं, ये ठेकेदार से बोलते हैं हम तो अपने। फ़ायदेमंद होगा, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, बढ़ जाएगी तो सही रहेगा। हाँ कुछ तो फ़ायदा होगा, 13 है तो 15 हो जाए। बात तो बहुत ही अच्छी आपने बताई है कि सैलरी बढ़ने वाली यहाँ तक बात है, तो बड़ी खुशी की बात है और बढ़नी भी चाहिए, ठीक है। बाकी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई वो इसकी उम्मीद करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सैलरी हो, परिवार के लिए कुछ ठीक सा हो सके, जो खर्चा पानी दाल रोटी ठीक से चल सके। मेट्रो में लाखों लोग सफर करते हैं। इनमें अधिकांश लोग मेट्रो सफर के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करते हैं। मेट्रो यात्रियों द्वारा उसमें रिचार्ज के लिए ज्यादातर लोग मोबाइल ऑनलाइन व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी भी मोबाइल से रिचार्ज करने के लिए अकाउंट से पैसे कटने के बावजूद मेट्रो स्मार्ट कार्ड रिचार्ज न होने की समस्या लगातार देखी जा रही। इसको लेकर यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। इस मामले पर हमने यात्रियों से बात की। उन्होंने कहा कि कई बार पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन कार्ड में रिचार्ज नहीं होता। काफी प्रोसेस के बाद में पैसे कार्ड में आते हैं, जिससे काफी समय की बर्बादी होती है, ऊपर से हमें टोकन लेना पड़ता है। हाँ मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होता है, शो ही नहीं करता वो, है ना। तो मेरा सजेशन तो यही प्लेटफॉर्म से कराएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम अपने आप करते हैं ना, तो चीज़ें ये हो जाती है कि वो ऑनलाइन मतलब दिखा देता है ट्रांजैक्शन कि हाँ डिडक्शन हो गया है हमारे अकाउंट से, बट मैम वो उसमें नहीं जाता, वो शो ही नहीं करता कार्ड में। मैम पहले तो मैम काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है, मैंने तो मोस्टली यहीं से रिचार्ज करवाया अपना प्लेटफॉर्म से ही। हाँ मैम ये हुआ है, लेकिन हाँ रिफंडेबल है वो अमाउंट, रिफंड में आ जाता है वो अमाउंट, 7 to 5 डेज़ में आ जाता है मैम। हाँ जी मैम आती है, कई बार पैसे वगैरह कट जाते हैं पर रिचार्ज मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पे पैसे उसमें नहीं आते, बहुत होती है। फिर मैम ये कस्टमर पे भेजते हैं यहाँ पे कि बोलते हैं कि यहाँ पे दिखा लो आप, वो सॉल्यूशन देते नहीं उसका। प्लेटफॉर्म पे जाकर कन्वीनियंट है मैम, ऑनलाइन बीच में हटा जाता है तो दिक्कत होती है, वो पैसे कट जाते हैं, फिर वो हो नहीं पाता। ये बोलते हैं कि बैंक में जाओ, यहाँ पे जाओ, आ जाते हैं पर लेट भी हो जाता है कई बार। अब मेरे तो आ चुकी है। प्रॉब्लम्स ये होती है कि नेक्स्ट टाइम फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि वापस रिचार्ज करवाना है या नहीं करवाना है ना। फिर कई बार तो उसकी वजह से मैं टोकन बाय कर लेता हूँ, फिर एक आध दिन का होल्ड करके फिर वैसे। हाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ अभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने रिचार्ज करवाया और वो आया नहीं है, और कई बार उसमें 6-7 दिन भी लग गए, और 7 दिन बाद हाँ डिडक्ट हो जाता है। हाँ शो नहीं होता, तो उन्होंने उस केस में उन्होंने बात करी उससे, जो आपके वो हैं जो मेट्रो के इंचार्ज वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि 7 दिन में आ जाएगा। कभी कभी वो भी नहीं आता, तो उन केस में भी बट ये है कि वो आगे फिर कांटेक्ट कर लेते हैं अपने उससे, जो उनके आगे जो है सीनियर हैं, उनसे बात करके फिर वो आ जाता है, इतना इशू नहीं। हाँ वो समटाइम देखिए ऑनलाइन आप कहीं पेमेंट करें, बट मेट्रो का मैं यूजली मैं एक मार्केटर हूँ, तो मैं फेसबुक में पेमेंट करता रहता हूँ। मैं रोज़ के 25-30 हज़ार की पेमेंट होती है मेरी, तो उसमें भी होता है वो इशू, पेमेंट 5-6 दिन बाद 7 दिन बाद भी आता है। दिल्ली सरकार ने बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए तय की गई 1700 करोड़ की अनुदान राशि में से पहली किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 400 करोड़ रुपए जारी किए गए। दरअसल ये राशि जो है वो दिल्ली सरकार की स्कूलों की तर्ज पर निगम स्कूलों के सुधार के लिए दी गई है। इस मामले पर हमने निगम पार्षद वीर सिंह पवार से बात की। उनका कहना है कि जो भी फंड दिया जाएगा उसे स्कूलों के लिए काफी अच्छा है, इससे स्कूलों की हालत भी काफी सुधार आएगा, और अभी कई निगम के स्कूलों की हालत जर्जर है, जिसकी हालत सही हो सकेगी। इन कंपैरिजन देखें तो हमारे बच्चे जो 5वीं पास करके
दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाते हैं वहाँ पर उसकी गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी है और उसका लोहा सभी मानते हैं। और हमारी जितने भी एमसीडी की बिल्डिंगें स्कूलों की बेहतर बिल्डिंग हैं। कहीं पर कुछ पीछे फाइनेंस की कमी से कुछ बिल्डिंगों की बननी थी, तो निश्चित तौर पर शायद कुछ फंड अभी एमसीडी को मिला है, उससे वो बिल्डिंगें बनेंगी। लेकिन जो एमसीडी उत्कृष्ट कार्य एजुकेशन के क्षेत्र में कर रहा है, क्योंकि हम स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेज हमारी चल रही हैं और दूसरे करिकुलर एक्टिविटीज़ एमसीडी चला रही है, तो निश्चित दिल्ली सरकार के स्कूलों से बेहतर शिक्षा हम अपने निगम में दे रहे हैं। दिल्ली सरकार का जितना रेवेन्यू होता है उसके 12.5% दिल्ली सरकार को निगमों को देना पड़ता है, क्योंकि निगम बहुत सारे ऐसे काम है जो दिल्ली सरकार के बिहाफ पे करते हैं, जैसे प्राइमरी शिक्षा देना, प्राइमरी हेल्थ केयर करना, सड़कों की सफाई करना, डेंगू मलेरिया रोकथाम। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ना पहली बार दी है। और ये दो तरीके से आता है, एक तो बेसिक टैक्स असाइनमेंट है और दूसरा प्लान हेड के अंदर आता है। इस साल टोटल ये 5,000 करोड़ रुपए देंगे, जो इन्होंने 8,000 करोड़ का शोर मचाया था, लेकिन इनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट है उसमें 5,111 करोड़ रुपए है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे झूठी बातें करके दिल्ली सरकार और इनके मंत्री जनता को बरगलाए नहीं, जो पैसा देना है उसे टाइमली दे। देश में आए दिन होने वाली वकीलों की हड़ताल को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वकील ना तो हड़ताल पर जा सकते हैं और ना ही काम बंद कर सकते हैं। सभी हाईकोर्ट में एक कमेटी गठित की गई है जो वकीलों की समस्याएं सुनेगी। इस बारे में हमारे संवाददाता ने करकड़ुमा कोर्ट के वकीलों से बात की। वकीलों ने इस बारे में कहा कि क्या हम सिर्फ गोली खा सकते हैं। ठीक है कि वकीलों की शिकायतें सुनने के लिए समिति गठित की जाएगी, लेकिन हमारी सुरक्षा का क्या? हमें धमकियां मिलती हैं, वकीलों की हत्या की जाती है, हमारी सुरक्षा के लिए कोई एक्ट पास नहीं हुआ है। देखिए, बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि कोई भी वकील हड़ताल नहीं करेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर उसे ग्राउंड रूट लेवल पे, अगर आप ग्रास पे, अगर आप धरातल पे देखें तो कितना मुश्किल है जब हमारे पास कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है और हम हड़ताल भी नहीं कर सकते। तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली गोली खा सकते हैं। तो ये जो जजमेंट है, जजमेंट क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी वकील हड़ताल पे नहीं जाएगा, कोई भी वकील एब्सटेंडिंग फ्रॉम वर्क नहीं करेगा। उसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए हैं कि वो एक ऐसी कमेटी बनाएं जिससे किसी भी वकील को अगर कोई परेशानी है तो वो वहाँ पर अपनी परेशानी लेकर आ सकता है। उसके लिए हाई कोर्ट ज़रूर कुछ ना कुछ डिसीज़न लेगी। देखिए, वकील एकता जो है वो कामकाज बंद नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। हमने एक मांग करी थी जब अभी रिसेंटली वीरेंद्र सिंह जी का कत्ल हुआ था, उसमें हमने ये बोला था कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। हमें वो प्रोटेक्शन अभी तक कोई बिल पास नहीं हुआ है, कोई भी हमारे लिए कोई फेवरेबल ऑर्डर नहीं किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वकील काम बंद कर दे। अगर हम काम बंद नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं या जो हमारे साथ वारदात चलती रहती है, तो हमें दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, कोई हमारे साथ प्रोटेक्शन नहीं है, पुलिस कहीं पे हमें प्रोटेक्ट नहीं करती है। हम जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलते हैं या कोर्ट के अंदर भी होते हैं तो वहाँ पे हमें धमकियाँ मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि वकील हड़ताल नहीं कर सकते। अगर हम हड़ताल नहीं कर सकते तो हम अपने प्रॉब्लम्स लेके किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दे देते हैं, बट हमें उस चीज़ का कुछ समझ नहीं आता कि उस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। आज का भी इंसिडेंट अगर देखा जाए तो साकेत कोर्ट में एक फायरिंग हुई है जिसमें एक पर्सन होता है वो अपनी एडवोकेट्स की ड्रेस पहन करके आ जाते हैं। तो मतलब हमारी ड्रेसेस का या हमारे प्रोफेशन का कोई भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। वो कोर्ट में आता है, फायरिंग करता है एंड चले जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हमें ये ऑर्डर दिया जाता है कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम्स कौन सॉर्ट आउट करेगा? जो अधिवक्ता होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो कोर्ट के लॉ ऑफिसर होने के नाते उनको हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए। और अगर फिर भी कोई निजी कारणों की वजह से या फिर कोई दिक्कतें अगर उनको कार्यप्रणाली में आ रही हैं, उन कारणों की वजह से अगर उनको हड़ताल पर जाना पड़ता है तो पूरी की पूरी जो न्यायपालिका है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पूर्वी दिल्ली के पीत विहार से करकड़ुमा मेट्रो स्टेशन तक सड़क
पर जगह ही जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसमें सड़क हादसों का डर भी बना रहता है। करकड़ी मोड़ पर विकास मार्ग को जोड़ने वाली दोनों सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। आपको बता दें कि प्रीत विहार के जी ब्लॉक में हिलवुड स्कूल के पास में गड्ढों की वजह से जाम लग जाता है। हमारे संवाददाता ने इस बारे में इलाके के लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि स्कूल से बच्चों की छुट्टी होने के समय यहाँ पर जाम लगता है। कई बार उन्हें सड़क के अपोजिट साइड भी आना पड़ता है। काफी समय भी बर्बाद होता है। रोड ज़्यादा चौड़ा है नहीं, ऊपर से रोड सारी टूटी पड़ी है। ट्रैफिक इतना हो जाता है उसकी वजह से, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। बाहर रोड से अंदर आने में कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। से ऐसी है, रोड ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है और टूटा हुआ है तो सारा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। देखो इतना तो हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, स्कूल है तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब लोगों की गाड़ियाँ देखो ना कैसे लगी है, ऐसे लगी है। अगर यही गाड़ी अंदर हो तो कोई दिक्कत ही ना हो। थोड़ा बहुत जाम लगता है, सुबह के समय कोई दिक्कत नहीं होती। लेने इसलिए आते हैं क्योंकि फिर बच्चे गाड़ी अंदर आ रही होती है ना, सुबह तो गाड़ी बाहर रहती है अपनी। तो वहीं दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने कमर कस ली है। पूर्वी दिल्ली के समेत राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने अमन कमेटी समेत स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। इसमें पुलिस ने इमामों और RWA सदस्यों, सामाजिक संस्थाओं और अमन कमेटी के लोगों से असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर मनाने की अपील की है। बैठक में पूर्वी दिल्ली के DCP अमृता ने भी लोगों को अफवाहों से बचने की हिदायत दी। ऐसे चीजों से बच के रहना है और सभी को ये जब तक क्लियर नहीं हो अपने मन में कि हम सब एक है, हम अलग नहीं है, हम सभी लोग एक है, जब तक वो क्लियरली अपने मन में नहीं हो वो भाव, तो तब तक नहीं हो पाएगा। और आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भाव जितना हो सके उतना लोगों में क्रिएट करके रखे, बना के रखे और आगे भी वो चीज़ को ज़्यादा संख्या में वो बढ़ाते रहे। तो ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। दूसरी बात मैं रखना चाहती हूँ, सारे जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं और जो यहाँ पे नहीं आज आ पाए हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी बता दीजिए अपने हमारी तरफ से कि हमारे साथ मिलके आप आज तक आप करते आए हो और आगे भी करते रहिएगा। और ख़ास करके क्योंकि बाहर का माहौल इतना ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ मिलके, जैसे रजत और राहुल और आप तो मतलब दिखते ही रहते हैं, दे आर लाइक सूडो पुलिस, हमारे साथ ही रहते हैं। तो वैसे मैं आप सबको भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ अमन कमेटी में नहीं, मैं पूरा इलाके में आप सबको अपने साथ रख के अपना जो अरेंजमेंट होता है, हर एक अरेंजमेंट में आपकी सहायता हमें ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी जगह में भी जैसे हमारे लक्ष्मी नगर प्रीत विहार में होता है, वैसे बाकी जगह में भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के आप लोग हमारे साथ अपना अरेंजमेंट कभी कभी देता रहिएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।